दोस्तों अगर आप एसएससी और रेलवे का एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो ऐसे वाले क्वेश्चन दोस्तों ज़रूर करके जाना। क्वेश्चन में पूछा गया है तंत्रिका ऊतक कहाँ नहीं पाए जाते हैं। यह दोस्तों क्वेश्चन रेलवे में लगातार 2 बार पूछा गया था। इसका दोस्तों पूर्ण रूप से डिटेल के साथ सलूशन यहाँ पर नीचे दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। पूरा डायग्राम के साथ समझाया गया है। जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो में लिए गए हैं दोस्तों, सभी के सभी दोस्तों डिटेल में समझाए गए हैं। और दोस्तों सभी के सभी क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है जो रेलवे और एसएससी में बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग देख सकते हैं आरआरबी ग्रुप डी 2022 में 4 बार पूछा गया था। आरआरबी जेई 2019 में भी पूछा गया है। एसएससी सीएचएसएल में भी दोस्तों पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या बाह्य त्वचा एपिडर्मिस का कार्य नहीं है। निम्नलिखित में से क्या बाह्य त्वचा, जो हमारी बाहरी सबसे बाहरी वाली परत होती है बाह्य त्वचा, उसको एपिडर्मिस बोला जाता है। यह क्वेश्चन याद रखिएगा। सबसे बाहरी वाली परत को एपिडर्मिस बोला जाता है। इसका कार्य क्या इसमें से नहीं है। ऑप्शन ए है दोस्तों प्रतिकूल परिस्थितियों से बचाव, यह तो दोस्तों इसका कार्य होता है। वाष्पोत्सर्जन, यह भी दोस्तों इसका कार्य होता है। गैसीय विनिमय, यह भी दोस्तों इसका कार्य होता है। मतलब एपिडर्मिस का ये तीनों दोस्तों कार्य होता है। बाकी दोस्तों चौथा वाला जो है जल का संवहन दोस्तों इसका कार्य नहीं होता। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, जल का संवहन। अब दोस्तों एपिडर्मिस के बारे में और कुछ जानकारी देख लेते हैं दोस्तों। उसके बारे में क्या बोला गया है देखिएगा। बोला गया है दोस्तों एपिडर्मिस के मुख्य कार्य सुरक्षात्मक अवरोध है। यह रोगाणुओं, हानिकारक रसायनों और बाहरी चोटों से रक्षा करने वाली एक पहली पंक्ति है। सबसे ऊपर बाहरी वाली लेयर को बोला जाता है एपिडर्मिस, बाहरी वाली परत को बोला जाता है दोस्तों एपिडर्मिस। इसका कार्य क्या क्या होता है दोस्तों? सुरक्षात्मक अवरोध करना, जल का संरक्षण, जल का संवहन नहीं, संवहन का मतलब होता है दोस्तों एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना, जल का संवहन होता है। लेकिन दोस्तों जल का संरक्षण अलग है, हाइड्रेशन। यह पानी की कमी को रोककर त्वचा को नम एवं स्वस्थ रखता है। त्वचा नवीनीकरण, यह भी दोस्तों एक कार्य होता है। त्वचा नवीनीकरण भी एक प्रकार का कार्य होता है। त्वचा नवीनीकरण भी एक प्रकार का कार्य होता है। यह लगातार नई कोशिकाएं बनाता है। त्वचा नवीनीकरण क्या करता है? मान लीजिए दोस्तों हमारी बाहरी त्वचा पर कोई कट लग जाता है, धीरे धीरे वो अपने आप दोस्तों रिपेयर हो जाता है। यह रिपेयर दोस्तों कितने दिन में होता है? त्वचा का रिपेयर दोस्तों लगभग 28 दिन में कंप्लीट हो जाता है। 28 दिन में पुनः नए त्वचा का निर्माण हो जाता है। यह क्वेश्चन दोस्तों पूछ सकता है, याद रखिएगा। त्वचा का नवीनीकरण कितने दिन में होता है दोस्तों? लगभग 28 दिन में। त्वचा का रंग भी निर्धारण होता है दोस्तों एपिडर्मिस पर बाहर, जो कि इसमें मौजूद मेलानोसाइट्स मेलेनिन, याद रखिए दोस्तों, मेलानोसाइट्स मेलेनिन का निर्माण करते हैं जो धूप यूवी से रक्षा करता है और त्वचा का रंग भी निर्धारण करता है। प्रतिरक्षा के रूप में भी दोस्तों यह काम करता है। सनस्क्रीन मेलेनिन के कारण त्वचा को यूवी किरणों से होने वाले नुकसान से बचाता है। यह होता है दोस्तों सभी का सभी एपिडर्मिस का कार्य होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले वाले क्वेश्चन पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको टिक कर लीजिएगा। ये देख सकते हैं दोस्तों कितनी बार यह क्वेश्चन पूछा गया, 2021, 18, 19 में, दोस्तों 2024 में और 25 में भी दोस्तों यह क्वेश्चन पूछा गया है। सभी के सभी जितना इसमें ऑप्शन दिया है, चारों ऑप्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चारों ऑप्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में पूछा गया है चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या है। तो चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या होता है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वेबर। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई इकाई होता है दोस्तों वेबर। पास्कल किसका होता है दोस्तों? पास्कल दाब का मात्रा क्या होता है दोस्तों? पास्कल, याद रखिएगा। बाकी दोस्तों हेनरी किसका होता है? प्रेरिकत्व का होता है दोस्तों हेनरी। यह दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेरिकत्व का क्या होता है? हेनरी। पास्कल होता है दाब का, वेबर होता है दोस्तों चुंबकीय फ्लक्स का। कुछ और दोस्तों एसआई मात्रा के बारे में नीचे जान लेते हैं। आप लोग देखिएगा जो जितना इसमें दिया गया है बहुत इंपॉर्टेंट है ये सभी। जैसे देखो प्रेरिकत्व का होता है हेनरी, दाब का होता है दोस्तों पास्कल, चुंबकीय फ्लक्स का होता है दोस्तों वेबर, शक्ति का होता है दोस्तों वाट, कार्य और ऊर्जा का होता है दोस्तों जूल, ज्योति तीव्रता का कितना क्या होता है दोस्तों? कैंडिला। ल्यूमेन किसका इकाई होता है दोस्तों? ज्योति फ्लक्स का। याद रखिए दोस्तों ल्यूमेन किसका इकाई होता है? ज्योति फ्लक्स का। ल्यूमेन किसका इकाई होता है दोस्तों? ज्योति फ्लक्स का। दोस्तों ये वाला याद रखिएगा, 1 जूल बराबर क्या कितना अर्ग होता है? 1 जूल बराबर होता है 10 पे पावर 7 अर्ग। 1 जूल बराबर होता है 10 पे पावर 7 अर्ग, याद रखिएगा। 1 जूल बराबर होता है 10 पे पावर 7 अर्ग, इसको याद रखिएगा दोस्तों। बाकी ये सभी इकाई एसआई इकाई है, इसको भी दोस्तों याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है तंत्रिका ऊतक कहाँ नहीं पाए जाते हैं।
तंत्रिका ऊतक कहाँ नहीं पाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तंत्रिका ऊतक कहाँ नहीं पाया जाता है, तो पहले बात करते हैं तंत्रिका ऊतक कहाँ पाया जाता है। मस्तिष्क में पाया जाता है दोस्तों, मेरु रज्जु में भी पाया जाता है, तंत्रिका में भी पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कंडराओं में दोस्तों तंत्रिका ऊतक नहीं पाया जाता है। कंडराओं में तंत्रिका ऊतक नहीं पाया जाता है। अब तंत्रिका ऊतक से दोस्तों जितने भी इसके आसपास क्वेश्चन बनने वाले हैं उन सभी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। नीचे यहाँ पर देखिए दिया गया है, बोला गया है तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक क्या होता है। तंत्रिका ऊतक की कोशिकाएं उत्तेजना के अनुकूल बहुत शीघ्र प्रतिक्रिया हेतु उत्तेजित होती हैं। तंत्रिका ऊतक की कोशिकाएं उत्तेजना के अनुकूल बहुत शीघ्र प्रतिक्रिया हेतु उत्तेजित होती हैं और इस उत्तेजना को बहुत ही शीघ्र पूरे शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाती हैं। एक स्थान से दोस्तों दूसरे स्थान तक पहुंचाती हैं, बहुत जल्दी प्रतिक्रियाशील दे देती हैं तंत्रिका ऊतक। इसका बनावट और स्थिति के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। मस्तिष्क, मेरु रज्जु और तंत्रिकाएं सभी तंत्रिका ऊतकों से बनी होती हैं। तंत्रिका ऊतक से दोस्तों मेरु रज्जु, मस्तिष्क और तंत्रिकाएं जितनी भी तंत्रिकाएं होती हैं वो तंत्रिका ऊतकों से मिलकर बनी होती हैं। तंत्रिका ऊतक की कोशिकाओं को तंत्रिका कोशिका या फिर न्यूरॉन कहा जाता है, यह दोस्तों याद रखिएगा। तंत्रिका ऊतक की कोशिकाओं को तंत्रिका कोशिका या फिर न्यूरॉन कहा जाता है। न्यूरॉन में कोशिकाएं केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म में होती हैं। जो न्यूरॉन में कोशिकाएं होती हैं, जो न्यूरॉन में दोस्तों कोशिकाएं होती हैं केंद्रक या फिर कोशिका द्रव्य में होती हैं। न्यूरॉन में जितनी भी कोशिकाएं होती हैं वो केंद्रक या फिर साइटोप्लाज्म में उपस्थित होती हैं। न्यूरॉन से दोस्तों लंबे पतले बालों जैसी शाखाएं निकलती हैं। प्रायः प्रत्येक न्यूरॉन में इस तरह का एक लंबा प्रवर्ध होता है जिसे एक्सान कहा जाता है। यहाँ पर नीचे देख सकते हैं बोला गया है न्यूरॉन में, ये दोस्तों द्रुमका भी याद रखिएगा। द्रुमका को दोस्तों डेंड्राइट भी कहा जाता है। बहुत सारी पतली पतली जो कोशिकाएं निकलती हैं इसको द्रुमका या फिर डेंड्राइट कहा जाता है, इसको याद रखिएगा। द्रुमका या फिर डेंड्राइट कहा जाता है। बाकी दोस्तों कुछ इस तरह से न्यूरॉन देखने को मिलता है आपके हमारे मानव शरीर में, इस तरह से न्यूरॉन देखने को मिलता है। न्यूरॉन से दोस्तों मेरु रज्जु, मस्तिष्क और दोस्तों तंत्रिका, जितना भी तंत्रिका है तंत्रिका कोशिका से मिलकर बनी होती है न्यूरॉन से। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों धामन सोडा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा धामन सोडा। दोस्तों धामन सोडा को क्या बोला जाता है, धामन सोडा को सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, इसका सूत्र क्या होता है Na2CO3.10H2O, Na2CO3.10H2O सोडियम कार्बोनेट का होता है। बेकिंग सोडा का दोस्तों सूत्र क्या होता है, जो उसे खाने वाला सोडा बोला जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट बोला जाता है बेकिंग सोडा। बाकी दोस्तों विरंजक चूड़ याद रखिएगा, इसको ब्लीचिंग पाउडर बोला जाता है। इसका सूत्र बदल गया है, इसका रासायनिक सूत्र बदल गया है, यह हो गया है CaOCl2 का होल ट्वाइस। OCl2 का होल ट्वाइस होगा दोस्तों, OCl2 का होल ट्वाइस होगा। ये नए वाले NCERT के हिसाब से। पुराना वाला था दोस्तों CaOCl2 विरंजक चूड़ का था, ब्लीचिंग पाउडर बोला जाता है विरंजक चूड़ को। अब इसके बारे में धामन सोडा के बारे में दोस्तों जान लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा धामन सोडा को दोस्तों वाशिंग सोडा या फिर सोडियम कार्बोनेट बोला जाता है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट याद रखिएगा। इसका उपयोग कांच, साबुन और कागज उद्योग में होता है। यह जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने, घरों में साफ सफाई और बोरक्स जैसे सोडियम यौगिकों के निर्माण में एक प्रमुख सफाई एजेंट के रूप में उपयोग किया जाता है। दोस्तों सोडियम कार्बोनेट का जितना जहाँ पर यूज होता है इन सभी के बारे में दोस्तों यहाँ पर डिस्कस किया गया है। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा या फिर दोस्तों इसको नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोला गया दोस्तों एक लड़का 120 न्यूटन भार के एक बक्से को 2 मीटर की ऊंचाई पर उठाता है। एक लड़का 120 न्यूटन, डब्ल्यू का मान कितना दिया है दोस्तों 120 न्यूटन और एच का मान कितना दिया है दोस्तों 2 मीटर। उसके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, डब्ल्यू बराबर होता है दोस्तों, किया गया कार्य डब्ल्यू बराबर होता है mgh। अब किया गया कार्य डब्ल्यू होगा कैपिटल डब्ल्यू। यह वाला दोस्तों भार है, यह भार वाला है। तो यहाँ से होता है दोस्तों mg डब्ल्यू बराबर होता है m इंटू जी, ये वजन वाला डब्ल्यू है। तो mg की जगह दोस्तों सिंपली रख देंगे 120 न्यूटन, 120 गुणे एच का मान कितना हो जाएगा दोस्तों 2, तो निकल कर आ जाएगा दोस्तों 240 जूल।
240। कार का मात्रक होता है दोस्तों जूल, कार का मात्रक होता है जूल। अब दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा, यहाँ पर यम दिया था, यम का मान होता है द्रव्यमान। अगर दोस्तों यह केजी में, यह दोस्तों अगर केजी में क्वेश्चन में केजी में रहेगा तो सिंपली यम की जगह पर रखेंगे। न्यूटन में रहेगा दोस्तों, ये समझ लीजिएगा उसमें जी का मान ऑलरेडी मेंशन हुआ है। अगर न्यूटन में दिया रहेगा तो दोस्तों उसमें जी का मान ऑलरेडी मेंशन रहेगा, ये कंसेप्ट याद रखिएगा। तो एम जी एच होता है इसका सूत्र, यही होता है दोस्तों पोटेंशियल एनर्जी का भी सूत्र, मतलब स्थितिज ऊर्जा का भी सूत्र यही होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर दोस्तों वीडियो थोड़ा सा भी आप लोगों को हेल्पफुल लग रहा हो तो आप लोग ज़रूर लाइक कीजिएगा। अब कोई डाउट हो दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। बाकी दोस्तों सोल्यूशन यहाँ पर नीचे प्रोवाइड कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बोला गया है वृक्कों द्वारा, वृक्क मतलब दोस्तों किडनी द्वारा प्रति मिनट औसतन कितने मिलीलीटर रक्त का निस्यंदन, जिसे फिल्ट्रेशन बोला जाता है, रक्त को फिल्टर किया जाता है 1 मिनट में दोस्तों कितना ml। 1 मिनट की बात किया जाए दोस्तों, अगर दोस्तों हृदय की बात किया जाए, दिल की हार्ट की बात किया जाए, 1 मिनट में दोस्तों हृदय कितना लीटर खून पंप करता है। तो ये हो जाएगा दोस्तों 5 से दोस्तों 6 लीटर, 5 से 6 लीटर खून पंप करता है 1 मिनट में, यह दोस्तों याद रखिएगा। प्रति सेकंड, प्रति धड़कन की बात करें दोस्तों 70 से 80 ml, 70 से 80 ml दोस्तों प्रति धड़कन याद रखिए दोस्तों 70 से 80 ml हृदय पंप करता है। और दोस्तों वृक्क किडनी की बात करें दोस्तों 1 मिनट में कितना खून फिल्टर करता है, कितना रक्त फिल्टर करता है, इसको भी याद रखिएगा। 1100 से लेकर दोस्तों 1200, 1100 से लेकर 1200, यह कितना होता है दोस्तों, जितना हृदय करता है उसका लगभग दोस्तों, उसका लगभग कितना होता है, लगभग 1/5 हिस्सा, 1/5 हिस्सा दोस्तों वृक्क किडनी उसको फिल्टर करता है। अगर मान लीजिए दोस्तों 5 लीटर ये पंप कर रहा है तो दोस्तों वही 1 ही लीटर लगभग उसको छान पाएगा, शुद्ध कर पाएगा। अब इसके बारे में दोस्तों पूर्ण रूप से डिटेल भी नीचे यहाँ पर दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं इसको दोस्तों, इसका आप लोग नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए किडनी मतलब वृक्क द्वारा प्रति मिनट औसतन 1100 से लेकर 1200 ml रक्त निस्यंदन या फिर फिल्टर किया जाता है, जो कि हृदय का द्वारा 1 मिनट में निकाले गए रक्त के 1/5वें हिस्से के बराबर होता है, 1/5वें हिस्से के बराबर होता है। एक सामान्य वयस्क मनुष्य का हृदय आराम स्थिति में प्रति मिनट 5000 से लेकर 6000 ml या फिर 5 लीटर से लेकर दोस्तों 6 लीटर रक्त पंप करता है। आराम मतलब दोस्तों एक स्वस्थ मनुष्य है तो कोई आराम स्थिति में है, लेकिन यह दोस्तों बदल भी सकता है। अगर व्यायाम कर रहा है, कोई मेहनत वाला कार्य कर रहा है, दौड़ रहा है तो दोस्तों यह बढ़ जाता है। देखिए दैनिक क्षमता एक हृदय लगभग 7000 से लेकर 76000 लीटर पंप करता है 1 दिन में, लेकिन दोस्तों व्यायाम करते समय यह 35 लीटर प्रति मिनट तक बढ़ जाता है, 35 लीटर प्रति मिनट तक बढ़ जाता है, याद रखिएगा। वैसे दोस्तों अगर आराम की स्थिति में है तो 5 लीटर, लेकिन व्यायाम करते समय कोई भारी काम करते वक्त 35 लीटर तक बढ़ सकता है, यह भी दोस्तों याद रखिएगा। प्रत्येक धड़कन की बात करें दोस्तों 70 से 80 ml रक्त दोस्तों हृदय द्वारा पंप किया जाता है, रक्त हृदय द्वारा पंप किया जाता है। ये सभी के सभी पॉइंट दोस्तों आप लोग नोट कर लीजिएगा, सभी के सभी पॉइंट दोस्तों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सभी के सभी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल लाल चींटियों के काटने तथा मधुमक्खी के डंक में पाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। चींटियों के काटने या फिर मधुमक्खी के डंक में पाया जाता है फार्मिक अम्ल, फार्मिक अम्ल याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। फार्मिक अम्ल की बात याद रखिएगा दोस्तों, इसको बोला जाता है मेथोनोइक अम्ल, इसको मेथोनोइक अम्ल भी बोला जाता है, मेथोनोइक अम्ल, इसको मेथोनोइक अम्ल भी बोला जाता है। इसका सूत्र क्या होता है तो दोस्तों यह भी रासायनिक सूत्र याद रखिएगा, HCOOH इसका सूत्र होता है, इसको भी याद रखिएगा। बाकी दोस्तों एसिटिक अम्ल कहाँ पर पाया जाता है, एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है, इसका सूत्र क्या होता है, एसिटिक अम्ल याद रखिएगा दोस्तों सिरका में पाया जाता है, सिरका में, इसका सूत्र होता है CH3COOH। लैक्टिक अम्ल दोस्तों याद रखिएगा दोस्तों दूध में पाया जाता है, दूध और दही में पाया जाता है। सिट्रिक अम्ल दोस्तों खट्टे फल या फिर दोस्तों संतरा में याद रखिएगा, खट्टे फल या फिर दोस्तों संतरा में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है।
इन सभी के बारे में दोस्तों आप लोग नोट कर लीजिएगा, सभी का सभी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके बारे में कुछ और अलग से जानकारी जान लेते हैं दोस्तों। देखिएगा यह क्या होता है दोस्तों, ये मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल है। मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का क्या मतलब है? मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होता है दोस्तों, जिसके अंत में दोस्तों केवल एक क्रियात्मक समूह होता है, जैसे HCOOH, जैसे दोस्तों -COOH लास्ट में जुड़ा रहेगा, एक क्रियात्मक समूह जुड़ा रहेगा, उसको बोला जाता है दोस्तों मोनोकार्बोक्सिलिक समूह। मोनोकार्बोक्सिलिक समूह क्या होता है, जिसके लास्ट में HCOOH क्रियात्मक समूह जुड़ा रहेगा। इसका एग्जाम्पल याद रखिएगा दोस्तों मेथनोइक अम्ल का, जैसे हमने बोला था HCOOH, इसमें देखिएगा दोस्तों यह दोनों मिल गया। एसिटिक अम्ल भी दोस्तों इसका एक एग्जाम्पल होता है, एसिटिक अम्ल जिसका सूत्र होता है CH3COOH। यह होता है दोस्तों एसिटिक अम्ल। इसको भी दोस्तों यह मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का यह भी दोस्तों उदाहरण है। बाकी दोस्तों मेथनोइक अम्ल या फिर फार्मिक अम्ल को दोस्तों याद रखिएगा। यह लाल चींटी तथा मधुमक्खी में पाया जाता है। इस कारण इसे फार्मिक अम्ल कहा जाता है, क्योंकि लैटिन में चींटी को दोस्तों फार्मिकस कहा जाता है। इसका उपयोग कहाँ होता है दोस्तों, गठिया रोग की दवा बनाने में, रबड़ में दोस्तों, चमड़ा में और कपड़ा उद्योग में इसका प्रयोग किया जाता है फार्मिक अम्ल का दोस्तों प्रयोग भी दोस्तों याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है बल क्या होता है दोस्तों, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, आसान वाले क्वेश्चन भी पूछा जाता है। बल बराबर क्या होता है, यह बराबर सूत्र याद रखिएगा दोस्तों m इंटू ए। तो बल बराबर हो जाएगा दोस्तों द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान यम होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, द्रव्यमान गुणे त्वरण याद रखिएगा, द्रव्यमान गुणे त्वरण। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर उसका दोस्तों याद रखिएगा यह एक सदिश राशि भी होती है। बल कैसा राशि है, सदिश राशि भी होता है, इसको भी याद रखिएगा। इसका एसआई यूनिट भी दोस्तों याद रखिएगा न्यूटन होता है, एसआई यूनिट न्यूटन होता है, इसको भी याद रखिएगा। बाकी दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सभी का सभी ये जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर है दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, सभी का सभी दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन है और बार बार रिपीट होने वाले प्रश्न हैं। क्वेश्चन में है लोहे के किस अयस्क में 72% लोहा पाया जाता है। लोहे का दोस्तों मुख्य रूप से 4 अयस्क होता है। लोहा 4 प्रकार का होता है, एक होता है मैग्नेटाइट, दूसरा होता है हेमेटाइट, तीसरा होता है दोस्तों लिमोनाइट, चौथा होता है दोस्तों सीडेराइट। तो 72% लोहा की बात किया जाए दोस्तों तो किस में पाया जाता है, तो यह हो जाएगा दोस्तों मैग्नेटाइट। 72% लोहा की बात करें दोस्तों, इसमें होता है 70 से 72% लोहे का मात्रा पाया जाता है। हेमेटाइट में होता है दोस्तों 60 से 70%। लिमोनाइट का होता है दोस्तों 40 से 60% लिमोनाइट में, और सीडेराइट में होता है दोस्तों, सीडेराइट में कितना होता है 10 से लेकर 48% तक। यह होता है लोहे का मात्रा होता है। मैग्नेटाइट में होता है 70 से 72%, हेमेटाइट में होता है दोस्तों 60 से 70%, लिमोनाइट में होता है 40 से 60%, सीडेराइट में होता है दोस्तों 10 से 48%। ये दोस्तों चारों का चारों याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी दोस्तों यह दोस्तों देख सकते हैं एसएससी में कितनी बार पूछा गया है और आरआरबी ग्रुप डी में भी ये वाले क्वेश्चन पूछा गया है। बाकी दोस्तों बात कर लेते हैं इन सभी के बारे में पूर्ण रूप से। यहाँ पर देखिएगा लोहा मुख्य रूप से दोस्तों 4 प्रकार का होता है। मैग्नेटाइट का सूत्र याद रखिएगा Fe3O4। यह सबसे उच्चतम कोटि का अयस्क होता है, जिसमें 70 से 72% से अधिक लोहा पाया जाता है। यह काले रंग का होता है। और दोस्तों मैग्नेटाइट और हेमेटाइट मुख्य रूप से भारत में पाया जाता है, बाकी ये दोनों दोस्तों भारत में मुख्यतः नहीं पाए जाते हैं। हेमेटाइट की मात्रा याद रखिएगा 60 से 70% लोहा होता है। बाकी लिमोनाइट के बारे में बता दिया है दोस्तों, सीडेराइट के बारे में दोस्तों ऊपर डिस्कस कर दिया गया है, इसको दोस्तों आप लोग नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन दोस्तों खत्म हो गया, लेकिन दोस्तों यह वाला दोस्तों नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जहाँ से ये वाले क्वेश्चन ना पूछा जाता हो। क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर देखिएगा प्रमुख वैज्ञानिक आविष्कार और उसके खोजकर्ता। प्रमुख वैज्ञानिक के जो आविष्कार हैं उनके खोज कौन से वैज्ञानिक द्वारा क्या खोजा गया है। देखिएगा रेबीज के टीके की खोज किसने किया था, लुई पास्चर ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेबीज के टीके की खोज किसने किया था, लुई पास्चर ने। चेचक के टीके की खोज दोस्तों एडवर्ड जेनर ने। रेबीज के टीके की खोज लुई पास्चर ने
अब पोलियो के टीके की खोज दोस्तों जोहासन साल्क ने, पोलियो ड्रॉप अल्बर्ट साबिन ने, जीवाणु की खोज किसने किया था दोस्तों? ल्यूवेन हॉक ने। यहाँ से एक क्वेश्चन याद रखेगा दोस्तों, जीवित को सबसे पहले मृत कोशिका की खोज, मृत कोशिका की खोज किसने किया था? 1665 ईस्वी में, 1665 ईस्वी में। ये हो जाएंगे दोस्तों, कौन थे? रॉबर्ट हुक ने, रॉबर्ट हुक ने। और दोस्तों जीवित कोशिका की अगर बात करें, जीवित कोशिका की बात करें, जीवित कोशिका की खोज किसने किया था? तो ये हो जाएंगे दोस्तों जीवित कोशिका के ल्यूवेन हॉक ने, ल्यूवेन हॉक ने, याद रखिएगा ल्यूवेन हॉक ने दोस्तों किया था जीवित कोशिका की खोज। बाकी दोस्तों मृत कोशिका की सबसे पहले 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने। अगर केवल कोशिका की बात करें दोस्तों, सबसे पहले कोशिका की खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक सही आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आ जाते हैं, विषाणु की खोज सबसे पहले किसने किया था? इवानोवास्की ने। बीसीजी का टीका किसने? यूरिन कॉम्लेट ने। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी का सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। रक्त परिसंचरण तंत्र का खोज किसने किया था? विलियम हार्वे ने। रक्त समूह की खोज किसने किया था? कार्ल लैंडस्टीनर है। टोटल दोस्तों 4 प्रकार के रक्त समूह होते हैं, याद रखिएगा। ए होता है, AB होता है, बी होता है और दोस्तों ओ होता है। बाकी नेगेटिव पॉजिटिव अलग अलग होते हैं। DNA की खोज किसने किया था? वाटसन और क्रीक ने। RNA की खोज किसने किया था? वाटसन और अथरबर्ग ने। इंसुलिन की खोज किसने किया था दोस्तों? बैटिंग तथा वेस्ट ने। इंसुलिन यही होता है दोस्तों, रक्त में डायबिटीज या फिर शर्करा की मात्रा को दोस्तों नियंत्रित करता है। इंसुलिन क्या करता है? रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है इंसुलिन। दोस्तों शर्करा की मात्रा को बढ़ाता कौन है? तो ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन दोस्तों शर्करा की मात्रा को बढ़ाता है, ये भी याद रखिएगा। बाकी दोस्तों पेनिसिलिन की खोज किसने किया था? पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। क्रेस्कोग्राफ की खोज जगदीश चंद्र बोस ने किया था। ये दोस्तों सभी का सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको दोस्तों आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।